दिल्ली की सल्तनत में उन दिनों अमन चैन था। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शान से सजा हुआ था। दरबार में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। मंत्री अपने अपने विभागों की रिपोर्ट पेश कर रहे थे और बीरबल अपनी खास जगह पर बैठे हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। नगाड़े बजे और एक घोषणा हुई। ज्ञान के सागर, शास्त्रों के ज्ञाता, काशी से चलकर आए महापंडित त्रिविक्रम शास्त्री पधार रहे हैं। घोषणा के साथ ही एक भव्य व्यक्तित्व ने दरबार में प्रवेश किया। पंडित त्रिविक्रम शास्त्री। उनका कद लंबा था, माथे पर ज्ञान का तेज और आंखों में दुनिया को जीत लेने वाला घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में एक विशाल चमड़े के जिल्द वाली पोथी थी। वो पोथी इतनी बड़ी और भारी थी कि उसे देखकर लगता था मानो दुनिया का सारा ज्ञान उसी में समाया हुआ हो। पंडित जी ने अकबर को प्रणाम किया, लेकिन उनके झुकने में भी एक अकड़ थी। अकबर ने उनका स्वागत किया। आइए पंडित जी, आपकी ख्याति हमने भी सुनी है। कहिए, हमारे दरबार में कैसे आना हुआ? पंडित त्रिविक्रम ने अपनी पोथी को एक मखमली मेज पर ऐसे रखा जैसे कोई बादशाह अपना ताज रखता हो। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, शहंशाह, मैं यहां किसी पद या दौलत की लालसा में नहीं आया। मैं ज्ञान का पुजारी हूं और ये है मेरी साधना का फल, सर्वज्ञान पोथी। उन्होंने अपनी पोथी पर हाथ फेरते हुए कहा, इस पोथी में ब्रह्मांड के हर प्रश्न का उत्तर है। सृष्टि की रचना से लेकर प्रलय के रहस्य तक, भूत, भविष्य, वर्तमान, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पोथी में न लिखा हो। ये सिर्फ किताब नहीं, ये साक्षात सरस्वती का वरदान है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के लिए ईर्ष्या थी। वे ये सुनकर मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल की चतुराई को चुनौती देने वाला कोई आया है। अकबर मुस्कुराए, पंडित जी, आपकी बात सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। ज्ञान का हम बहुत सम्मान करते हैं। पंडित त्रिविक्रम ने बीरबल की ओर एक तिरछी नजर से देखा और बोले, शहंशाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक मंत्री है, बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। ये एक सीधी चुनौती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित ने आगे कहा, मैं आज इस दरबार में ये साबित करने आया हूं कि सच्ची शक्ति किताबी ज्ञान यानी शास्त्रीय ज्ञान में है, न कि क्षणिक चतुराई में। मैं बीरबल जी को चुनौती देता हूं कि वे मुझसे कोई भी ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर मेरी इस सर्वज्ञान पोथी में न हो। अगर वे ऐसा प्रश्न पूछ पाए तो मैं ये पोथी और अपना सारा ज्ञान उनके चरणों में रख दूंगा और मान लूंगा कि चतुराई ज्ञान से बढ़कर है। उसने अपनी बात में और जहर घोलते हुए कहा, और अगर वे हार गए, अगर उनके हर प्रश्न का उत्तर मेरी पोथी ने दे दिया, तो उन्हें यह मानना होगा कि उनकी चतुराई मेरे ज्ञान के सामने तुच्छ है। उन्हें दरबार में सबसे सामने मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा और अपना पद छोड़ना होगा। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। यह सिर्फ एक ज्ञान की प्रतियोगिता नहीं थी, यह बीरबल के सम्मान और पद की लड़ाई थी। अकबर भी चिंता में पड़ गए। वे बीरबल की बुद्धि का लोहा मानते थे, लेकिन पंडित का आत्मविश्वास और उसकी विशाल पोथी देखकर एक पल के लिए वे भी सोच में पड़ गए। बीरबल के दुश्मन जैसे मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य मंत्री अपनी मूंछों पर ताव देने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल का घमंड चूर चूर हो जाएगा। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न चिंता थी, न घबराहट। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ पंडित त्रिविक्रम को देखा। उन्होंने खड़े होकर कहा, पंडित जी, आपका ज्ञान और आपकी पोथी दोनों ही सम्मान के योग्य है। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अकबर ने पूछा, बीरबल, सोच लो, ये तुम्हारे सम्मान का प्रश्न है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सम्मान ज्ञान को चुनौती देने से नहीं,
बल्कि उसका आदर करने से बढ़ता है। और अगर पंडित जी की पोथी में सचमुच दुनिया के हर सवाल का जवाब है, तो उससे कुछ सीखने में कैसा हर्ज। मुझे 3 दिन का समय दिया जाए। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तीनों के उत्तर आपकी पोथी ने दे दिए, तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। पंडित त्रिविक्रम का चेहरा गर्व से चमक उठा। 3 प्रश्न, आप सो पूछिए। मेरी पोथी कभी निराश नहीं करेगी। दरबार अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। महल में हर जगह यही चर्चा थी। क्या बीरबल इस अहंकारी पंडित को हरा पाएंगे, या इस बार उनकी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी? अगले दिन दरबार किसी स्टेडियम की तरह खचाखच भरा हुआ था। हर कोई इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने आया था। पंडित त्रिविक्रम अपने सिंहासन जैसे आसन पर बैठे थे। उनकी सर्वज्ञान पोथी उनके सामने खुली रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई योद्धा अपनी सबसे शक्तिशाली ढाल के साथ तैयार हो। बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े। तो पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न है, बीरबल ने कहा। कृपया अपनी पोथी में देखकर बताइए कि हमारे पड़ोसी राज्य रामपुर के राजा इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये एक चालाकी भरा सवाल था। पंडित एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसने पोथी के पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ देर तक वो संस्कृत के श्लोकों में कुछ बुदबुदाता रहा और फिर बोला, मिल गया। मेरी पोथी के ज्योतिष खंड के अनुसार इस समय ग्रहंस्त्रों की जो स्थिति है, उससे पता चलता है कि राजा विक्रम सिंह या तो अपने दरबार में न्याय कर रहे होंगे या फिर अपनी रानी के साथ विहार कर रहे होंगे। इन 2 कार्यों के अतिरिक्त वे कुछ और नहीं कर सकते। ये एक गोलमोल जवाब था, लेकिन दरबारी प्रभावित हुए। मुल्ला 2 प्याजा ने कहा, वाह वाह, क्या ज्ञान है। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है पंडित जी, मान लेते हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न। बीरबल ने आगे कहा, यह बताइए कि समुद्र में कुल कितनी लहरें उठती हैं। यह सुनकर पंडित जोर से हंसा। यह भी कोई प्रश्न है? यह तो बच्चों जैसा सवाल है। उसने फिर से पोथी के पन्ने पलटे और एक अध्याय खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरी पोथी के भूगोल शास्त्र के अनुसार समुद्र की लहरें चंद्रमा की कलाओं और वायु के वेग पर निर्भर करती है। इसमें एक जटिल सूत्र दिया गया है, जिसके अनुसार यदि हम एक दिन में उठने वाली लहरों की संख्या को पृथ्वी के जीवन काल से गुणा कर दें, तो कुल लहरों की संख्या होगी 36 खरब 500 अरब 22 करोड़ 17 लाख 942। उसने इतनी बड़ी संख्या ऐसे बोली जैसे वो रोजमर्रा की गिनती कर रहा हो। दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। कौन जाकर समुद्र की लहरें गिनता? पंडित ने जो कह दिया उसे मानना ही था। बख्तावर खान और दूसरे दरबारी बीरबल को देखकर मजाक उड़ाने लगे। अकबर के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गई। पंडित ने अकड़कर कहा, कहिए बीरबल जी, आपके 2 प्रश्न तो मेरी पोथी के लिए खेल मात्र थे। अब अपना आखिरी प्रश्न पूछिए और अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। बीरबल अभी भी शांत थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने मेरे दोनों सवालों के जवाब दिए। मैं आपकी पोथी के ज्ञान को प्रणाम करता हूं। मेरा आखिरी सवाल बहुत ही सरल है। उसके लिए मुझे कल तक का समय चाहिए। कल मैं अपना अंतिम प्रश्न पूछूंगा। ये कहकर बीरबल दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में पंडित त्रिविक्रम की जय जयकार होने लगी। सब मान चुके थे कि बीरबल हार गए हैं और अब बस अपनी लाज बचाने के लिए समय मांग रहे हैं। उस रात बीरबल अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, जबकि पूरा आगरा उनके बारे में बातें कर रहा था। उनके दुश्मनों ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। उन्हें क्या पता था कि बीरबल की असली चाल तो अब शुरू होने वाली थी। आखिरी दिन दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर बेचैनी से बैठे थे। पंडित त्रिविक्रम आज पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल को उनके पैरों में झुकना पड़ेगा। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। आज उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उन्होंने अकबर को सलाम किया
और फिर पंडित जी की ओर मुड़े। पंडित जी, क्या आप मेरे अंतिम प्रश्न के लिए तैयार हैं? बीरबल ने पूछा। पंडित ने घमंड से कहा, मैं तो कब से तैयार हूं। आप ही समय बर्बाद कर रहे हैं, पूछिए अपना प्रश्न। बीरबल मुस्कुराए। मेरा प्रश्न बहुत ही सीधा है, पंडित जी। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से मुट्ठी भर भुने हुए चने निकाले। उन्होंने उन चनों को अपनी हथेली पर रखते हुए पंडित से पूछा, महापंडित त्रिविक्रम शास्त्री जी, आप अपनी सर्वज्ञान पोथी में देखकर बस इतना बता दीजिए कि मेरी इस मुट्ठी में कुल कितने चने हैं। ये सवाल सुनते ही दरबार में जैसे बम फट गया हो। पहले तो घना सन्नाटा छाया और फिर दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। ये कैसा सवाल था? इतना बचकाना, इतना मामूली। पंडित त्रिविक्रम का चेहरा देखने लायक था। उनका आत्मविश्वास से चमकता चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बोले, ये क्या मजाक है? ये कोई प्रश्न है? तुम मेरा और मेरे ज्ञान का अपमान कर रहे हो। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, अपमान कैसा पंडित जी? आपने ही तो कहा था कि आपकी पोथी में ब्रह्मांड के हर प्रश्न का उत्तर है। मेरा ये प्रश्न भी तो इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। ये न तो भविष्य की बात है, न ज्योतिष का रहस्य। ये तो वर्तमान का एक सीधा साधा सच है जो मेरी मुट्ठी में बंद है। कृपया अपनी पोथी खोलिए और बताइए, इसमें कितने चने हैं? अब पंडित की हालत खराब हो गई। वो कांपते हाथों से अपनी विशाल पोथी के पन्ने पलटने लगा। वो कहाँ ढूंढता इसका जवाब? क्या किसी किताब में लिखा हो सकता है कि बीरबल की मुट्ठी में कितने चने हैं? वो कभी भूगोल का अध्याय खोलता, कभी गणित का, कभी ज्योतिष का, लेकिन हर पन्ना उसका मजाक उड़ा रहा था। उसकी सर्वज्ञान पोथी इस एक छोटे से मामूली सवाल के सामने पूरी तरह लाचार हो गई थी। दरबार में बैठे लोग, जो कल तक पंडित की वाहवाही कर रहे थे, अब बीरबल की चतुराई को समझकर मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के दूसरे दुश्मनों के सिर शर्म से झुक गए। पंडित के माथे से पसीना बहने लगा। उसकी सारी अकड़, सारा घमंड पिघल कर बह रहा था। वो समझ गया था कि वो हार चुका है। कुछ देर बाद उसने अपनी पोथी बंद की और अपने आसन से उतरकर बीरबल के सामने सिर झुका दिया। मैं हार गया, बीरबल जी, आप जीत गए। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की मुस्कान थी। बीरबल ने पंडित को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप हारे नहीं हैं और न ही आपका ज्ञान हारा है। आपकी ये पोथी सचमुच एक खजाना है, लेकिन आज हम सबने एक बात सीखी है। बीरबल ने अकबर और पूरे दरबार की ओर देखकर अपनी बात पूरी की। ज्ञान जो किताबों में बंद है, वो मजबूत नींव की तरह है, लेकिन उस नींव पर इमारत बनाने के लिए चतुराई, अनुभव और विवेक की जरूरत होती है। किताबी ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये हमारी अपनी समझ और बुद्धि सिखाती है। दुनिया का कोई भी ज्ञान, चाहे वो कितना भी विशाल क्यों न हो, जब तक उसे व्यवहार में न लाया जाए, तब तक अधूरा है। आपकी पोथी में बड़े बड़े सवालों के जवाब हैं, लेकिन वो मेरी मुट्ठी में बंद चनों की गिनती नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक व्यावहारिक सत्य है, कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं। पंडित त्रिविक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के नहीं, बल्कि अपनी गलती का एहसास होने के आंसू थे। उन्होंने अपना घमंड त्याग दिया था। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली ज्ञान बड़ी बड़ी पोथियों में नहीं, बल्कि तेज दिमाग में होता है। इसके बाद अकबर ने पंडित त्रिविक्रम को भी निराश नहीं किया। उन्होंने पंडित जी को शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया, ताकि वे अपने किताबी ज्ञान को दरबार के लोगों के साथ बांट सकें और बीरबल जैसे बुद्धिमान लोगों से व्यावहारिक ज्ञान सीख सकें। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न सिर्फ एक अहंकारी पंडित का घमंड तोड़ा, बल्कि सबको ये भी सिखा दिया कि ज्ञान और बुद्धि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं,
और एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये मजेदार किस्सा आज भी सुनाया जाता है जब भी कोई किताबी ज्ञान को व्यावहारिक बुद्धि से बड़ा बताने की कोशिश करता है। कहानी 2। एक दिन शहंशाह अकबर अपने खास दरबारियों के साथ दीवान खास में विराजमान थे। आज दरबार की कार्यवाही औपचारिक नहीं थी, बल्कि एक आरामदायक महफिल का माहौल था जिसमें संगीत और शेरो शायरी का दौर चल रहा था। देश के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के शिष्य अपनी मधुर तान से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे थे। शहंशाह अकबर संगीत के बड़े शौकीन थे। वो आंखें बंद किए हर सुर और ताल का आनंद ले रहे थे। जैसे ही संगीतकार ने एक जटिल राग का आलाप समाप्त किया, पूरा दरबार वाह वाह सुभान अल्लाह की आवाजों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में संगीत ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। ये रूह को सुकून देता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति की हर चीज में संगीत है। हवा के चलने में, पत्तियों के सरसराने में, पानी के बहने में। सभी दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन एक दरबारी जिसका नाम हकीम खान था, बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह के उस पर असीम भरोसे से बहुत जलता था। उसे हमेशा ऐसे मौके की तलाश रहती थी जहां वो बीरबल को नीचा दिखा सके। आज उसे एक मौका नजर आया। हकीम खान अपनी जगह से उठा, अदब से झुका और बोला, गुस्ताखी माफ। जहां पना, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। संगीत हर जगह है, लेकिन हर कोई गा नहीं सकता। गाने के लिए गला, रियाज और ईश्वर की कृपा चाहिए। एक बेसुरा इंसान या जानवर तो बस शोर ही कर सकता है, गा नहीं सकता। उसने ये बात कहते हुए बीरबल की ओर तिरछी नजर से देखा, मानो कह रहा हो कि हर समस्या का हल तुम्हारे पास नहीं होता। अकबर को उसकी बात में चतुराई का पुट महसूस हुआ। उन्होंने पूछा, हकीम खान, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? साफ साफ कहो। हकीम खान ने कहा, आलमपना, मेरा मतलब बस इतना है कि कुछ काम असंभव होते हैं। जैसे हम किसी पत्थर को पानी पर नहीं तैरा सकते, वैसे ही हम किसी जानवर को, मिसाल के तौर पर एक गधे को गाना नहीं सिखा सकते। उसकी आवाज तो कुदरत ने ही कर्कश बनाई है। उसकी ढेंचू ढेंचू को कोई संगीत कैसे कह सकता है? ये सुनकर कुछ दरबारी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुरा दिए। उनकी नजरें स्वाभाविक रूप से बीरबल की ओर घूम गई, जो हमेशा की तरह शांत और संयमित बैठे थे। अकबर ने शरारती अंदाज में पूछा, बीरबल, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हकीम खान सच कह रहे हैं? क्या एक गधा कभी नहीं गा सकता? पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर टिक गई थी। सबको पता था कि शहंशाह अब बीरबल की परीक्षा ले रहे हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहां पनाह, हकीम खान साहब ने अपनी जगह सही फरमाया है। कुदरत ने हर किसी को अलग अलग हुनर दिया है, लेकिन कोशिश करने से क्या कुछ मुमकिन नहीं है। सही तरीका और माहौल मिले तो शायद एक गधा भी अपने सुर लगा सकता है। ये सुनना था कि हकीम खान जोर से हंसा। हा हा हा, देखा जहांपनाह, बीरबल तो कुछ भी कह देते हैं। अरे, ये नामुमकिन है। मैं दावा करता हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान गधे से गान नहीं गवा सकता। अकबर की आंखों में चुनौती की चमक तैर गई। उन्हें इस खेल में मजा आने लगा था। उन्होंने कहा, तो फिर ये एक चुनौती हुई। बीरबल, अगर तुम ये मानते हो कि गधे को गाना सिखाया जा सकता है, तो तुम्हें ये साबित करना होगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुझे आपका हुक्म सर आंखों पर, जहां पनाह। लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ मोहलत और संसाधन चाहिए होंगे। क्या चाहिए तुम्हें? अकबर ने पूछा। मुझे एक सेहतमंद गधा, शहर के बाहर एक खाली बाड़ा, कुछ खास किस्म का चारा और 1 महीने की मोहलत चाहिए। और हां, इस 1 महीने तक कोई भी मुझे मेरे काम में दखल नहीं देगा, नहीं ये जानने की कोशिश करेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बीरबल ने अपनी शर्तें रखी। हकीम खान ने तुरंत कहा, 1 महीना? जरूर, चाहे तो 2 महीने ले ले, लेकिन अगर ये गधे से नहीं गवा पाए तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन्हें मानना होगा कि ये हर बात का जवाब नहीं जानते और इनकी अक्ल भी
कभी कभी घास चरने चली जाती है। अकबर ने कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है। बीरबल, अगर तुम 1 महीने बाद इसी दरबार में एक गधे से गाना गवा पाए तो तुम्हें इनाम में 5,000 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। और हकीम खान, तुम्हें दरबार में सबके सामने बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मानना होगा। लेकिन बीरबल, अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए शाही सलाहकार का पद छोड़ना होगा और इस दरबार में दोबारा अपनी जगह साबित करनी होगी। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी। बीरबल का सम्मान और पद दोनों दांव पर लगे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपना। महफिल समाप्त हो गई, लेकिन आगरा के गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बीरबल ने एक गधे को गाना सिखाने का बीड़ा उठाया है। कोई इसे बीरबल का पागलपन कह रहा था तो कोई उनकी अक्लमंदी पर भरोसा जता रहा था। पर सबसे ज्यादा खुश हकीम खान था, जो मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अगले ही दिन बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने शहर के सबसे मशहूर धोबी रामू से उसका सबसे हटा कट्टा और जिद्दी गधा, जिसका नाम भोलू था, 1 महीने के लिए किराए पर ले लिया। रामू हैरान था कि इतने बड़े सलाहकार को उसके गधे की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन सोने के सिक्के देखकर वो चुपचाप मान गया। बीरबल ने भोलू को शहर के बाहर एक शांत जगह पर बने बाड़े में रख दिया। बाड़ा चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था ताकि कोई अंदर झांक न सके। बीरबल हर सुबह और शाम वहां जाते और घंटों अंदर बिताते। उन्होंने किसी को भी अंदर आने की सख्त मनाही कर दी थी। दिन बीतने लगे। पूरे शहर और दरबार में बस यही चर्चा थी, आखिर बीरबल उस बाड़े के अंदर गधे के साथ करते क्या है। हकीम खान ने अपने जासूस लगा दिए, लेकिन वे भी दीवारों के बाहर से कुछ पता नहीं लगा पाए। उन्हें बस अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी बीरबल के गाने की आवाज आती तो कभी गधे के ढेंचू ढेंचू करने की। हकीम खान ने दरबार में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। मैंने सुना है बीरबल गधे को संगीत के शास्त्र पढ़ा रहे हैं। वो एक दरबारी से कहता, अरे नहीं, मैंने तो सुना है कि वो किसी तांत्रिक को बुलाकर गधे पर जादू टोना करवा रहे हैं। दूसरा दरबारी जवाब देता। बातें शहंशाह अकबर तक भी पहुंची। वो भी उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने बीरबल को दिए अपने वचन का मान रखा और किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं की। जबकि बाहर दुनिया अटकलें लगा रही थी, बाड़े के अंदर बीरबल एक बहुत ही सरल लेकिन मनोवैज्ञानिक तरकीब पर काम कर रहे थे। उनका तरीका बेहद अनोखा था। 1. भूख का इस्तेमाल। बीरबल ने भोलू को दिन में केवल एक बार खाना देना शुरू किया, और वह भी शाम के समय। इससे गधा दिन भर भूखा रहता और शाम को खाने का बेसब्री से इंतजार करता। 2. किताब का परिचय। बीरबल ने एक बड़ी मोटी सी किताब ली। वो हर शाम उस किताब को गधे के सामने एक छोटे स्टूल पर रख देते। शुरुआत में वो चारा किताब के ऊपर रख देते। गधे ने जल्दी ही सीख लिया कि चारा इसी किताब के पास मिलता है। 3. असली प्रशिक्षण। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो चारा किताब के पन्नों के बीच में रखने लगे। गधे को चारा खाने के लिए अपनी थूथन से पन्ने पलटने पड़ते। भोलू भूखा था, इसलिए उसने ये भी सीख लिया। अब वो किताब देखते ही समझ जाता कि खाना पन्नों के अंदर है और उन्हें पलटने की कोशिश करने लगता। 4. अंतिम और निर्णायक चरण। अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने किताब के कुछ पन्नों के बीच एक छोटा नुकीला कांटा छिपाना शुरू कर दिया। जब भूखा भोलू तेजी से पन्ने पलटकर चारा खाने की कोशिश करता तो कांटा उसकी नरम नाक में चुभ जाता। दर्द के मारे उसके मुंह से जोर की ढेंचू ढेंचू की आवाज निकलती। जैसे ही वो चिल्लाता, बीरबल तुरंत कांटा हटा देते और उसे आराम से चारा खाने देते। ये प्रक्रिया हर रोज दोहराई जाने लगी। गधे का दिमाग बहुत सरल था। उसने अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लिया। किताब देखो, पन्ना पलटो, दर्द, कांटा चुभना, चिल्लाओ, ढेंचू ढेंचू करो, दर्द खत्म,
खाना मिलेगा। 1 महीने के लगातार अभ्यास के बाद भोलू इतना प्रशिक्षित हो गया कि जैसे ही वो किताब का पन्ना पलटता और उसे हल्की सी भी चुभन महसूस होती, वो तुरंत जोर जोर से रेंकने लगता, ये सोचकर कि चिल्लाने से ही उसे खाना मिलेगा। बीरबल के लिए गधे का यही रेंकना उसका गाना था, जिसे वो सही समय पर प्रस्तुत करने वाले थे। आखिरकार 1 महीने की मोहलत पूरी हुई और फैसले का दिन आ गया। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। न सिर्फ दरबारी, बल्कि शहर के कुछ खास लोग भी इस अनोखे स्पेक्टिकल को देखने के लिए आमंत्रित किए गए थे। माहौल में एक अजीब सी उत्तेजना और कौतूहल था। हकीम खान आत्मविश्वास से भरा हुआ अपने दोस्तों के साथ आगे की पंक्ति में बैठा था और बीरबल की होने वाली बेइज्जती का इंतजार कर रहा था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर भी एक उत्सुकता भरी मुस्कान थी। उन्होंने घोषणा की, आज हम देखेंगे कि हमारे सलाहकार बीरबल अपने वादे में कितने कामयाब हुए हैं। क्या वे सच में एक गधे को संगीतकार बना पाए हैं? तभी दरबार के विशाल दरवाजे खुले। बीरबल अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे धोबी रामू उस गधे भोलू की रस्सी पकड़े हुए चल रहा था। भोलू को आज खूब नहला धुलाकर उसके गले में गेंदे के फूलों की माला पहनाई गई थी। ये नजारा देखकर दरबार में बैठे कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा कलाकार कहाँ है? बीरबल ने भोलू की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, ये है आज के हमारे मुख्य गायक, श्रीमान भोलू जी। इन्होंने 1 महीने तक कड़ा रियाज किया है और आज अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ये सुनकर हकीम खान और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। गायक, हा हा हा, बीरबल, लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। बीरबल ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया, जो एक संगीत स्टैंड और वही मोटी सी किताब लेकर आए, जिस पर भोलू को प्रशिक्षित किया गया था। किताब को स्टैंड पर रख दिया गया, ठीक भोलू के मुंह के सामने। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, खवातीनो हजरात, श्रीमान भोलू आज आपके सामने एक विशेष राग गर्दब प्रस्तुत करेंगे। इनकी गायकी थोड़ी अनोखी है, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। पूरा दरबार अब सांस रोके देख रहा था। क्या यह सच में होने वाला था? क्या बीरबल सच में पागल हो गए थे? बीरबल ने गधे की पीठ थपथपाई और उसके कान में फुसफुसाए, चलो भोलू, अपना हुनर दिखाओ। भोलू को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था। वो बहुत भूखा था। जैसे ही उसने अपने सामने वही जानी पहचानी किताब देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि खाना इसी के अंदर है। उसने बिना देर किए अपनी थूथन से किताब का पहला पन्ना पलटा। पन्ने के बीच बीरबल ने बड़ी सफाई से एक छोटा सा कांटा छिपा रखा था। जैसे ही गधे ने पन्ना पलटा, कांटा उसकी नाक में चुभा। ढेंचू, ढे ढे चू। दर्द और खाने की उम्मीद में भोलू ने अपनी पूरी ताकत से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे दीवान खास में गूंज गई। दरबार में बैठे लोग चौंक गए, कुछ डर गए, कुछ हंसने लगे। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया, जैसे कोई बड़ा उस्ताद अपने शागिर्दों को निर्देश दे रहा हो। जैसे ही भोलू चुप हुआ, बीरबल ने बड़ी अदा से अगला पन्ना पलटा। भोलू ने फिर चारा ढूंढने के लिए नाक लगाई। कांटा फिर चुभा और उसने फिर से पहले से भी ज्यादा जोर से रेंकना शुरू कर दिया। ढे चू, ढे चू। बीरबल ने यह प्रक्रिया 3-4 बार दोहराई। हर बार जैसे ही बीरबल इशारा करते या पन्ना पलटते, गधा रेंकने लगता। देखने वालों के लिए यह ऐसा लग रहा था मानो गधा बीरबल के इशारे पर गात रहा हो। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो कैसे रहा है, लेकिन जो हो रहा था वो उनकी आंखों के सामने था। अब तक दरबार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग हंस रहे थे वे हैरान थे। जो लोग इसे मजाक समझ रहे थे वे अचंभित थे।
हकीम खान का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शहंशाह अकबर भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। वो हैरान भी थे और इस अनोखे प्रदर्शन से बेहद खुश भी। उन्होंने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, कमाल है बीरबल, कमाल है, मान गए तुम्हारी अक्लमंदी को। तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पर हमें ये बताओ, ये चमत्कार हुआ कैसे? अब बीरबल ने अपनी असली बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने पूरी सभा के सामने अपनी तरकीब का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गधे की भूख और दर्द की प्राकृतिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया। बीरबल ने किताब और कांटा दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने बस इस बेजुबान जानवर के मनोविज्ञान को समझा। इसके लिए यह किताब भोजन का संकेत है और कांटे का दर्द इसे चिल्लाने पर मजबूर करता है। इसने अपनी आदत बना ली है कि किताब का पन्ना पलटने और चिल्लाने के बाद ही इसे खाना मिलता है। इसलिए ये मेरे इशारे पर नहीं, बल्कि अपनी आदत और जरूरत के कारण गात रहा था। बीरबल ने आगे कहा, आलम पनाह, इस पूरी कवायद का एक गहरा सबक भी है। अक्सर हमें जो दिखाई देता है सच वो नहीं होता। हमें जो किसी का गायन सा लगता है, हो सकता है वो उसकी पीड़ा की चीख हो। एक शासक के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब प्रजा आपकी जय जयकार कर रही हो तो क्या वह सच में खुशी से गा रही है या किसी तकलीफ के कांटे की चुभन से चिल्ला रही है, इस उम्मीद में कि चिल्लाने से उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। बीरबल की यह बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। एक साधारण सी मजाकिया शर्त को बीरबल ने शासन और न्याय के इतने गहरे सबक से जोड़ दिया था कि शहंशाह अकबर भी अवाक रह गए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सिर्फ एक हाजिर जवाब सलाहकार नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक भी है। अकबर अपने सिंहासन से उतरे, बीरबल के पास आए और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में नवरत्नों में कोहिनूर हो। तुमने न सिर्फ अपनी शर्त जीती है, बल्कि हमें एक ऐसी सीख दी है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया, बीरबल को तुरंत 5,000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाए। फिर वो हकीम खान की ओर मुड़े, जिसका सिर शर्म से झुका हुआ था। अकबर ने कहा, हकीम खान, अब तुम दरबार के सामने बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मानोगे और उनसे माफी मांगोगे। हकीम खान ने कांपते हुए आगे बढ़कर बीरबल से माफी मांगी और स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। उस दिन के बाद गाने वाले गधे की कहानी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। ये कहानी सिर्फ बीरबल की हाजिर जवाबी का किस्सा नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक बन गई कि ज्ञान और समझ से किसी भी असंभव लगने वाली चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और हर घटना के पीछे एक गहरा सबक छिपा होता है, जिसे केवल एक पारखी नजर ही देख सकती है। कहानी 3। आगरा में उस वर्ष सर्दियों का प्रकोप अपने चरम पर था। यमुना का पानी जम जाने की हद तक ठंडा हो चुका था और बर्फीली हवाएं जब चलती तो ऐसा लगता मानो किसी ने हजारों सुइयां एक साथ बदन में चुभो दी हों। दिन में भी सूरज की रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी जो हड्डियों तक घुसी ठंड को कम कर सके। शाम होते ही शहर के लोग अपने घरों में दुबक जाते और अंगीठियों के सामने बैठकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करते। ऐसे ही एक दिन शहंशाहिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने कुछ खास दरबारियों और अपने प्रिय मित्र बीरबल के साथ यमुना के किनारे टहल रहे थे। नदी का शांत बर्फीला पानी और उस पर पड़ती शाम की पीली रोशनी एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। शहंशाह ने अपने गर्म और कीमती शॉल को और कसकर लपेट लिया और ठंडी हवा का एक झोंका महसूस कर सिहर उठे। वाह, क्या सर्दी है! अकबर ने अपने मुंह से निकलती भाप को देखते हुए कहा, ऐसी ठंड में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस पानी में एक पल भी रुकना मौत को दावत देने जैसा है। दरबारियों ने तुरंत शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाई। एक दरबारी, इनायत खान, जो बीरबल की बुद्धिमानी
और शहंशाह से उसकी निकटता से मन ही मन जलता था। आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस पानी में तो कोई शैतान भी कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। इंसान की तो बिसात ही क्या है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें चुनौतियां देना और इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं को परखना पसंद था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह एक शांत और गहरी चमक थी। बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पैसे के लिए इस बर्फीले पानी में पूरी रात गुजार दे? बीरबल ने यमुना के ठंडे पानी की ओर देखा और फिर शहंशाह की ओर। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, आलम पनाह, दुनिया में जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए अपने परिवार का पेट पालने की मजबूरी किसी भी ठंडी रात से बड़ी होती है। इनायत खान को बीरबल का जवाब पसंद नहीं आया। उसने तंज कसते हुए कहा, यानी बीरबल का मानना है कि पैसों के लिए कोई भी अपनी जान दांव पर लगा सकता है। वाह, क्या बात है। अकबर को इस बहस में मजा आने लगा। उन्होंने एक शाही घोषणा का मन बना लिया। ठीक है, हम आज ये देखना चाहते हैं कि जरूरत में कितनी ताकत होती है। ऐलान किया जाता है कि जो कोई भी इस यमुना के बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबे हुए पूरी एक रात गुजार देगा, उसे शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। ये ऐलान सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। 1000 सोने की मोहरें एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इसके लिए जो शर्त रखी गई थी वो मौत को सीधे सीधे गले लगाने जैसी थी। कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। सबको लगा कि कोई भी इस जानलेवा शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। तभी भीड़ में से एक दुबला पतला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति कांपते हुए आगे आया। वो एक गरीब ब्राह्मण था, जिसका नाम गंगाराम था। उसके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उसकी पत्नी बीमार थी और बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े तक नहीं थे। उसने शहंशाह के सामने सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं ये शर्त मंजूर करता हूं। सबकी आंखें हैरानी से उस पर टिक गई। अकबर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में गरीबी और लाचारी साफ झलक रही थी। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये कोई खेल नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। गंगाराम ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं सब जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा देखने से तो अच्छा है कि मैं अपनी किस्मत आजमा लूं। अगर मैं बच गया तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी, और अगर मर गया तो शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। उसकी बातों में इतनी बेबसी थी कि अकबर भी एक पल के लिए गंभीर हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ठीक है, इस आदमी पर नजर रखी जाए। अगर ये पूरी रात पानी में खड़ा रहा तो सुबह इसे हमारे सामने पेश किया जाए। सूरज डूब चुका था और अंधेरा घना हो गया था। गंगाराम ने अपने इष्टदेव का नाम लिया और धीरे धीरे यमुना के बर्फीले पानी में उतरने लगा। जैसे ही पानी ने उसके पैरों को छुआ, एक बर्फीली लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन फिर उसे अपने भूखे बच्चों के चेहरे याद आ गए। वो हिम्मत करके गर्दन तक पानी में डूबकर खड़ा हो गया। रात बहने के साथ ठंड और भी जानलेवा होती जा रही थी। गंगाराम का शरीर सुन्न पड़ने लगा था। उसके दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसने आंखें बंद कर ली और बस किसी तरह जिंदा रहने की प्रार्थना करने लगा। तभी उसकी नजर दूर शाही महल की एक खिड़की पर जल रहे दिए पर पड़ी। वो दीपक बहुत दूर था, लेकिन उस अंधेरी और ठंडी रात में वो रोशनी उसे उम्मीद की एक किरण की तरह लगी। उसने अपना सारा ध्यान उस दिए की लौ पर केंद्रित कर दिया। वो खुद को ये यकीन दिलाने लगा कि उस दिए की गर्मी उस तक पहुंच रही है। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सहारा था, एक भ्रम था, लेकिन इस भ्रम ने उसे जिंदा रहने की शक्ति दी। वो पूरी रात उस छोटे से दीपक को देखता रहा और मन ही मन खुद को दिलासा देता रहा कि सुबह होने ही वाली है। सिपाहियों के पहरे में
उसने जैसे तैसे पूरी रात काट दी। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, गंगाराम लगभग बेहोशी की हालत में था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और अकड़ गया था। सिपाही उसे किसी तरह पानी से बाहर निकालकर सीधे दरबार में ले गए। अकबर उसे जीवित देखकर हैरान थे। उन्होंने उसकी हिम्मत की दाद दी। तुमने वाकई एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है, ब्राह्मण। तुम इनाम के सच्चे हकदार हो। गंगाराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कल्पना करने लगा कि अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो शहंशाह के कदमों में झुकने ही वाला था कि तभी इनायत खान बोल पड़ा, एक मिनट जहांपनाह, इस व्यक्ति से ये तो पूछिए कि ये पूरी रात उस बर्फीले पानी में जिंदा कैसे रहा। अकबर ने गंगाराम से पूछा, हां बताओ, तुमने ये कैसे किया? गंगाराम ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, ठंड बहुत थी। मैं लगभग हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर मैंने दूर आपके महल की खिड़की पर जलता हुआ एक दिया देखा। मैं पूरी रात उस दिए को देखता रहा और उसी से मुझे हिम्मत और थोड़ी गर्मी मिलती रही। बस इनायत खान को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उसने तुरंत बात पकड़ ली और शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। देखा हुजूर, ये तो धोखा है। इसने शर्त तोड़ी है। इसने महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा है, इसीलिए ये जिंदा बच गया। ये इनाम का हकदार नहीं है। अकबर, जो उस समय तर्क से ज्यादा अपने अभिमान के प्रभाव में थे, इनायत खान की बातों में आ गए। उन्हें भी लगा कि ये एक तरह का धोखा है। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तो सरासर बेईमानी है। जब शर्त बिना किसी सहारे के रात गुजारने की थी, तो तुमने दिए की गर्मी क्यों ली? तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ले जाओ इसे हमारी नजरों से दूर। ये सुनते ही गंगाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाया, नहीं जहांपनाह, ऐसा जुल्म मत कीजिए। वह दिया तो मीलों दूर था। उसकी गर्मी मुझ तक कैसे पहुंच सकती है? मैंने तो बस उसे देखकर अपनी हिम्मत बांधी थी। लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। सिपाहियों ने उसे धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दिया। बेचारा गंगाराम रोता बिलखता अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला गया। दरबार में मौजूद बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें शहंशाह का ये अन्यायपूर्ण फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो जानते थे कि उस समय शहंशाह से बहस करना व्यर्थ है। उन्होंने सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने सोचा, शायद कोई जरूरी काम होगा। दूसरा दिन बीता, बीरबल फिर नहीं आए। जब तीसरा दिन भी बीरबल के बिना गुजर गया, तो अकबर को चिंता होने लगी। बीरबल के बिना दरबार सूना और बेजान लग रहा था। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी भरी बातों के बिना अकबर का मन ही नहीं लग रहा था। उन्होंने एक सेवक को बीरबल के घर भेजा। सेवक जब वापस आया तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसने अदब से कहा, आलम पनाह, बीरबल जी अपने घर पर है। मैंने जब उनसे दरबार न आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो खिचड़ी पका रहे हैं और जब वो पक जाएगी तब वो दरबार में हाजिर होंगे। अकबर को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। खिचड़ी? खिचड़ी पकाने में भला कितना समय लगता है? 1-2 घंटे में तो पक जाती है। ये कैसा बहाना है? एक और दिन बीत गया, बीरबल नहीं आए। अकबर का सब्र अब जवाब दे रहा था। उन्होंने फिर एक सेवक भेजा, लेकिन जवाब फिर वही मिला, खिचड़ी पक रही है। अब अकबर से रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। बीरबल ऐसा गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कभी नहीं करते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो कई दिनों से पक ही नहीं रही है। शहंशाह अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में बड़े आराम से एक चारपाई पर बैठे हैं। आंगन में 3 लंबे लंबे बांस जमीन में गड़े हुए थे और उन बांसों के ऊपर लगभग 10-12 फीट की ऊंचाई पर एक हांडी लटक रही थी और उस हांडी के ठीक नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां जल रही थी, जिनसे एक बहुत ही
छोटी सी आग की लौ निकल रही थी। ये दृश्य देखकर अकबर का सिर चकरा गया। उन्होंने गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह भला खिचड़ी कैसे पकेगी? आग नीचे जमीन पर है और हांडी इतनी ऊपर आसमान में। इस आग की गर्मी तो हांडी तक पहुंच भी नहीं पाएगी। बीरबल अपनी चारपाई से उठे, अदब से झुके और बड़ी शांति से जवाब दिया, पकेगी जहांपनाह, जरूर पकेगी। बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। अकबर अब अपना आपा खो बैठे। सब्र? कैसा सब्र? ये खिचड़ी तो 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। तुम हमारा और अपने कीमती समय का अपमान कर रहे हो। साफ साफ बताओ, ये सब क्या नाटक है? अब बीरबल के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माफी चाहता हूं आलमपना, लेकिन मैं बस आपके ही एक फैसले का अनुसरण कर रहा हूं। हमारे फैसले का? अकबर ने चौंक कर पूछा, हमने कब ऐसा मूर्खतापूर्ण हुक्म दिया? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखी। जहांपनाह, जब मीलों दूर जल रहे महल के एक छोटे से दिए की गर्मी से एक गरीब ब्राह्मण पूरी रात बर्फीले पानी में खुद को गर्म रख सकता है, तो फिर मेरी ये खिचड़ी, जो आग से महज 10-12 फीट की दूरी पर है, भला क्यों नहीं पक सकती? बीरबल का ये वाक्य तीर की तरह सीधा अकबर के दिल और दिमाग पर जाकर लगा। एक पल में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण की दलीलों को अनसुना कर दिया था और एक ईर्ष्यालु दरबारी की बातों में आकर एक जरूरतमंद के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया था। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही ये सारा नाटक रचा था। शहंशाह अकबर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनका गुस्सा गायब हो चुका था और उसकी जगह आत्मग्लानि ने ले ली थी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, हम अपनी गलती मानते हैं। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अपने घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि एक निर्दोष के साथ न्याय नहीं कर सके। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, आप महान हैं क्योंकि आप अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। न्याय की गर्मी किसी भी आग से ज्यादा शक्तिशाली होती है। बस कभी कभी उस तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि उस गरीब ब्राह्मण गंगाराम को इज्जत के साथ दरबार में वापस बुलाया जाए। जब गंगाराम डरते डरते दरबार में पहुंचा तो शहंशाह अकबर खुद अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने न केवल उसे इनाम की 1000 सोने की मोहरें दी, बल्कि अपनी तरफ से 1000 मोहरें और दी, ताकि वह और उसका परिवार सुख से अपना जीवन बिता सके। शहंशाह ने भरे दरबार में अपनी गलती स्वीकारी और गंगाराम से माफी भी मांगी। ये देखकर गंगाराम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने शहंशाह के पैर पकड़ लिए। उस दिन के बाद बीरबल की बुद्धिमानी का एक और किस्सा इतिहास में जुड़ गया। ये कहानी सिर्फ खिचड़ी की नहीं थी, बल्कि ये न्याय, सहानुभूति और इस बात की कहानी थी कि कैसे एक बुद्धिमान मित्र एक शक्तिशाली शासक को भी सही राह दिखा सकता है। और लोग आज भी कहते हैं कि बीरबल की वो खिचड़ी भले ही उस दिन न पकी हो, लेकिन उसने शहंशाह अकबर के दिल में न्याय और दया का एक ऐसा बीज बो दिया था जो हमेशा के लिए पक गया। कहानी 4। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। दोपहर का सूरज यमुना के पानी पर सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन दीवा नाम के अंदर का माहौल किसी अंधेरी रात से कम नहीं था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उनके सामने सिर झुकाए सल्तनत के सबसे काबिल मंत्री और दरबारी खड़े थे और सबके चेहरों पर एक अनजाना टौस था। वजह थी एक ऐसी घटना जिसने मुगल सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया था। शाही खजाने जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां से चोरी हुई थी। लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी। चोर ने सोने चांदी या हीरों को हाथ तक नहीं लगाया था। उसने चुराई थी 3 चीजें। पहला,
कंधार के शाह के साथ हुई एक गुप्त संधि का मूल दस्तावेज। दूसरा, सल्तनत के सभी जासूसों के असली नामों की सूची। और तीसरा, शहंशाह अकबर की वो निजी मुहर, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे गोपनीय और व्यक्तिगत फरमानों पर होता था। ये चोरी नहीं थी, ये देशद्रोह था। एक ऐसा हमला जो सल्तनत को अंदर से खोखला कर सकता था। अकबर गरजते हुए बोले, ये कैसे हुआ? खजाने के चारों ओर 100 से ज्यादा पहरेदार थे। दरवाजे पर दुनिया का सबसे मजबूत ताला लगा था। न कोई दीवार टूटी, न कोई ताला तोड़ा गया। तो फिर ये सब गायब कैसे हो गया? क्या कोई भूत आया था या जमीन फट गई और सब निगल गई? दरबार में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी दरबार के एक कोने से एक आवाज आई। ये आवाज थी मीर तासिम की, जो सल्तनत के वजीर एक्जाना, वित्त मंत्री थे। मीर तासिम अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके दिल में बीरबल के लिए जहर भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि बीरबल, जो महज एक सलाहकार थे, उन्हें शहंशाह से ज्यादा तवज्जो मिलती है। मीर तासिम ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, ये काम किसी बाहरी चोर का नहीं हो सकता। ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो इस महल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कोई ऐसा जिसे हर ताले की चाबी और हर पहरेदार की आदत का पता हो। कोई घर का भेदी। उसने घर का भेदी शब्द पर इतना जोर दिया कि सबकी निगाहें एक दूसरे पर शक की सुई की तरह घूमने लगी। अकबर की बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने अपनी नजरें घुमाई और उस एक शख्स को ढूंढा जो हर मुश्किल में उनके काम आता था। बीरबल। शहंशाह की आवाज में एक उम्मीद थी। तुम कहाँ हो? तुम इस बारे में क्या कहते हो? बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे, आगे आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मीर तासिम साहब की बात में दम है। चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि महल का ही कोई हिस्सा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, जिसका मतलब है कि वो बेहद शातिर है। मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 7 दिन की मोहलत और कुछ अधिकार चाहिए। मीर तासिम तुरंत बोला, 7 दिन? जहां पनाह, 7 दिन में तो वो चोर उन दस्तावेजों के साथ सल्तनत की सरहद पार कर जाएगा। ये मामला तुरंत सुलझाना होगा। अकबर दुविधा में पड़ गए। एक तरफ बीरबल पर अटूट विश्वास था, तो दूसरी तरफ सल्तनत की सुरक्षा का सवाल। बीरबल मुस्कुराए, मीर साहब, चोर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसे जो चाहिए वो अभी उसे मिला नहीं है। ये चोरी सिर्फ एक शुरुआत है, एक बड़ी साजिश का पहला पर्दा है। चोर यही है हमारे बीच, और वो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मुझे मोहलत दीजिए। मैं न सिर्फ चोर को, बल्कि उसके पीछे छिपे चेहरे को भी बेनसाब करूंगा। बीरबल के आत्मविश्वास ने अकबर को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन और सारे अधिकार दिए जाते हैं। तुम जिससे चाहो पूछताछ कर सकते हो, चाहे वो कोई सिपाही हो या सल्तनत का सबसे बड़ा वजीर। लेकिन याद रखना, 7 दिन बाद हमें मुजरिम चाहिए, बहाने नहीं। दरबार बर्खास्त हो गया, लेकिन एक तूफान की नींव रखी जा चुकी थी। मीर तासिम और उसके साथी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, फंस गया बीरबल, हमने कोई सुराग छोड़ा ही नहीं है। 7 दिन बाद जब यह नाकाम होगा, तो शहंशाह की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि बीरबल का असली खेल अब शुरू हुआ था। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। पहले 3 दिन उन्होंने खजाने के हर कोने की तलाशी ली, हर पहरेदार से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हर कहानी एक जैसी थी। हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। यह मामला और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। बीरबल समझ गए थे कि साजिश बहुत गहरी है। चोर ने जानबूझकर कोई सुराग नहीं छोड़ा था, ताकि जांच करने वाला भटक जाए। चौथे दिन,
जब बीरबल खजाने के पास की गैलरी से गुजर रहे थे तो उनकी नजर एक फूलदान पर पड़ी। वो थोड़ा खिसका हुआ था। बीरबल ने उसे उठाया और उसके नीचे उन्हें एक छोटी मुड़ी हुई पर्ची मिली। उन्होंने उसे खोला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, नमक का हद अदा हो रहा है। ये एक बड़ा सुराग लग रहा था। बीरबल इसे लेकर सीधा अकबर के पास पहुंचे। दरबार फिर से जुड़ा। बीरबल ने पर्ची दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, हमें एक सुराग मिला है। इस पर लिखा है, नमक का हद अदा हो रहा है। ये सुनते ही मीर तासिम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। एक दरबारी बोला, इसका मतलब तो साफ है, चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शहंशाह का नमक खाता है, यानी यही का कोई मुलाजिम। अकबर ने पूछा, लेकिन कौन? तभी मीर तासिम आगे आया और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ याद आ रहा है। कुछ हफ्ते पहले ईरान से आए एक व्यापारी ने बीरबल जी से मुलाकात की थी। वो व्यापारी पहले हमारे दुश्मन राज्य बीजापुर में काम करता था। मैंने अपने जासूसों से पता लगवाया है कि वो व्यापारी असल में बीजापुर का एक जासूस है। ये एक सीधा हमला था। मीर तासिम ने बड़ी चालाकी से शक की सुई बीरबल की ओर मोड़ दी थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, मीर साहब, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत? मीर तासिम हंसा। सबूत तो आपके सामने है। वो पर्ची आपके ही पसंदीदा रास्ते पर मिली। वो व्यापारी आपसे मिलने के बाद से गायब है और अब ये चोरी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि नमक का हज बीजापुर की सल्तनत का अदा किया जा रहा हो? अकबर का माथा ठनका। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन मीर तासिम की बातें इतनी तर्कसंगत लग रही थी कि एक पल के लिए उनका विश्वास भी डगमगा गया। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांका और कहा, जहांपनाह, क्या आपको मुझ पर यकीन है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम पर नहीं तो किस पर करे बीरबल? लेकिन ये सब क्या हो रहा है? हमारी समझ से बाहर है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हमें सच चाहिए। बीरबल दरबार से निकल आए। उनके चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें थी। वो समझ गए थे कि ये जाल सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए बुना गया था। वो पर्ची जानबूझकर वहां रखी गई थी। दुश्मन बहुत शातिर था। वो बीरबल के हर कदम का अंदाजा पहले से लगा रहा था। अब बीरबल को सिर्फ चोर को नहीं पकड़ना था, बल्कि अपनी बेगुनाही भी साबित करनी थी। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। 6ठा दिन आ चुका था। कल आखिरी दिन था और बीरबल के हाथ अभी भी खाली थे। पूरे महल में यह खबर फैल चुकी थी कि बीरबल इस मामले में बुरी तरह उलझ गए हैं और शायद इस बार उनकी चतुराई भी काम नहीं आएगी। मीर तासिम और उसके साथी अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उस रात बीरबल अपने कमरे में टहल रहे थे। उनका दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा था। चोर ने कोई गलती नहीं की, कोई सुराग नहीं छोड़ा। हर सबूत मेरे खिलाफ है। आखिर मैं कहाँ चूक रहा हूं? वो बार बार खुद से यही सवाल कर रहे थे। तभी उनकी नजर अपने हाथ में पकड़ी उस पर्ची पर गई। नमक का हज अदा हो रहा है। अचानक उनके दिमाग में बिजली कौंधी। नमक, नमक। वो बुदबुदाए। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। चोर ने एक गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती, लेकिन उसे देखने के लिए एक अलग नजर चाहिए थी। अगली सुबह 7वें और आखिरी दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। मीर तासिम के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज 7वां दिन है, कहाँ है मुजरिम? बीरबल मुस्कुराए, मुजरिम यही है, जहांपनाह, इसी दरबार में, हम सब के बीच। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन उसे पकड़ने का तरीका पारंपरिक नहीं होगा। मैंने सुना है कि हमारे पड़ोसी राज्य में एक चमत्कारी न्याय का लोटा है। कहते हैं कि जब उस लोटे में पानी भरकर किसी सभा के बीच रखा जाता है तो असली मुजरिम के सामने आते ही लोटे का पानी अपना रंग बदल लेता है,
ये सुनकर दरबारी हंसने लगे। मीर तासिम ने तंज कसा, बीरबल, लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है। ये सब बचकानी बातें हैं, आप सबूत पेश कीजिए, जादू टोना नहीं। बीरबल ने कहा, यह जादू टोना नहीं, मनोविज्ञान है मीर साहब। जहांपनाह, मुझे बस एक अवसर दीजिए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने एक बड़े से तांबे के लोटे को पानी से भरकर दरबार के बीचों बीच रखवा दिया और उसे एक काले कपड़े से ढक दिया। फिर उन्होंने एक घोषणा की जिसने सबकी सांसें रोक दी। आप सभी दरबारी एक एक करके आगे आएंगे। इस काले कपड़े के अंदर हाथ डालकर लोटे को छुएंगे और कहेंगे, मैंने चोरी नहीं की। जिस किसी ने भी चोरी की है, जैसे ही उसका हाथ लोटे से छुएगा, लोटे का पानी खून की तरह लाल हो जाएगा और शाही पहरेदार उसे वही गिरफ्तार कर लेंगे। अब दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ने लगा। भले ही ये अंधविश्वास लगे, लेकिन अपनी जान का ततरा कोई नहीं लेना चाहता था। एक एक करके सब जाने लगे, लोटे को छूते और अपनी बेगुनाही का ऐलान करते। लेकिन पानी का रंग नहीं बदला। मीर तासिम और उसके दो करीबी साथी, दिलावर टान और इनायत बेग, सबसे आखिर में खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन वे अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहे थे। एक एक करके वे भी गए और लोटे को छूकर वापस आ गए। पानी का रंग अब भी वैसा ही था। मीर तासिम ने विजयी भाव से कहा, देखा जहांपनाह, यह सब बीरबल का समय बर्बाद करने का एक और नाटक था। अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अकबर भी निराश हो गए। वो बीरबल से कुछ कहने ही वाले थे कि बीरबल ने उन्हें रोक दिया। एक मिनट जहांपनाह, बीरबल ने कहा, और फिर पहरेदारों को हुक्म दिया, सभी दरबारियों के हाथ चेक किए जाएं। पहरेदारों ने सबके हाथ देखे। सबके हाथों पर एक काली कालिख लगी हुई थी, सिवाय 3 लोगों के, मीर तासिम, दिलावर टान और इनायत बेग। उनके हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने काले कपड़े को लोटे पर से हटाया। उन्होंने लोटे की बाहरी सतह पर पहले से ही एक खास तरह की न दिखने वाली कालिख लगा दी थी, जो छूते ही हाथ पर लग जाती थी। बीरबल ने गरज कर कहा, जहांपनाह, यही है आपके मुजरिम। इन तीनों ने चोरी की है। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। अकबर हैरान थे। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, ये कैसे? इनके हाथ साफ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्होंने लोटे को नहीं छुआ। ये इनकी बेगुनाही का सबूत भी तो हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए। ये उनकी जीत का आखिरी क्षण था। नहीं जहांपनाह, उन्होंने समझाया, ये इनकी बेगुनाही का नहीं, इनके अपराध बोध का सबसे बड़ा सबूत है। हर वो व्यक्ति जिसका जमीर साफ था, उसे पता था कि उसने चोरी नहीं की है, इसलिए उसे लोटे को छूने में कोई डर नहीं लगा। लेकिन ये तीनों, इनके मन में चोर था। इन्हें डर था कि कहीं लोटा सच में अपना रंग न बदल दे। इसलिए इन्होंने काले कपड़े के अंदर हाथ तो डाला, लेकिन डर के मारे लोटे को छुआ ही नहीं और अपनी बेगुनाही का नाटक करके वापस आ गए। ये तर्क इतना सटीक और मनोवैज्ञानिक रूप से इतना गहरा था कि पूरा दरबार सन्न रह गया। मीर तासिम चिल्लाया, ये झूठ है, ये हमें फंसाने की साजिश है। हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत है, मीर तासिम, बीरबल की आवाज में अब एक शाही रोब था। तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत तुम्हारी अपनी जुबान थी। तुमने कहा था, चोर घर का भेदी है। तुमने कहा था, वो ईरानी व्यापारी बीजापुर का जासूस है। तुमने उस पर्ची का जिक्र किया। ये सब बातें तुमने इतनी जल्दी और इतने यकीन से कैसे कह दी? क्योंकि ये पूरी कहानी तुमने ही लिखी थी। वो पर्ची तुमने ही रखवाई थी ताकि शक मुझ पर जाए। बीरबल ने आगे खुलासा किया, और चोरी कैसे हुई? खजाने के नीचे एक पुराना बंद हो चुका तहखाना है, जिसका रास्ता मीर तासिम के दफ्तर से होकर जाता है। ये बात सिर्फ इन्हें और इनके साथियों को पता थी। इन्होंने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया। ये सुनकर दिलावर टान और इनायत बेग के चेहरे का रंग उड़ गया और वे अकबर के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे।
उन्होंने मीर तासिम की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे मीर तासिम बीरबल से जलता था और उन्हें रास्ते से हटाकर खुद शहंशाह का सबसे खास बनना चाहता था। चोरी किए गए दस्तावेज उन्होंने मीर तासिम के तहखाने में ही छिपा रखे थे। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर से ऐसा धोखा खाया था। वहीं बीरबल के लिए उनकी आंखों में सम्मान और भी बढ़ गया। अकबर ने मीर तासिम की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब नफरत और हार थी। बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर और लालच होता है। मीर तासिम अपनी ही बुनी साजिश में इसलिए फंस गए क्योंकि उनके मन में पकड़े जाने का डर था। मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने बस इंसान के इसी डर का इस्तेमाल किया। उस दिन दरबार में मौजूद हर एक व्यक्ति, चाहे वो बीरबल का दोस्त हो या दुश्मन, खामोश था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बीरबल की चतुराई की इस बेमिसाल मिसाल ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। उन्होंने न सिर्फ सल्तनत को एक बड़ी तबाही से बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि तेज दिमाग होता है। कहानी 5। आगरा के किले में उस दिन की सुबह कुछ खास थी। यमुना नदी की लहरों पर सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी और उनकी सुनहरी आभा दीवानाम के संगमरमरी खंभों को रोशन कर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर राजकाज की चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक गहरी सोच की झलक थी। दरबार अपने नवरत्नों और अन्य महत्वपूर्ण दरबारियों से खचाखच भरा था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आज दरबार का विषय था ईमानदारी और निष्ठा। शहंशाह ने एक सवाल उठाया था, एक इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? किसी ने कहा ताकत, जहांपनाह, तो किसी ने कहा धन दौलत। तानसेन ने कला को सबसे बड़ा धन बताया, तो टोडरमल ने ज्ञान को। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा, जहांपनाह, एक इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका साफ ज़मीर और सच्ची निष्ठा है। जिसके पास ये है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अकबर बीरबल के जवाब से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने हजारों अशरफियों की बात एक वाक्य में कह दी। हमें गर्व है कि हमारी सल्तनत में तुम्हारे जैसा निष्ठावान और सास चरित्र का इंसान मौजूद है। तुम्हारा जीवन एक खुली किताब की तरह है। शहंशाह की ये प्रशंसा दरबार में बैठे एक दरबारी शमसुद्दीन खान को जहर की तरह चुभ गई। शमसुद्दीन एक विद्वान और कुशल रणनीतिकार था, लेकिन उसके दिल में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग हमेशा जलती रहती थी। उसे लगता था कि बीरबल केवल अपनी मीठी मीठी बातों और चापलूसी से शहंशाह का दिल जीतता है, जबकि असली योग्यता तो उसमें है। आज जब अकबर ने बीरबल के चरित्र की इतनी तारीफ की तो शमसुद्दीन से रहा नहीं गया। उसने मन ही मन बीरबल को नीचा दिखाने की एक कुटिल योजना बना ली थी और आज उसे उस योजना को अंजाम देने का सही मौका मिल गया था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, अदब से 3 बार झुका और बोला, गुस्ताखी माफ, आलमपना। आपने राजा बीरबल की प्रशंसा में जो कुछ भी कहा वो अक्षरशः सत्य है। हम सब उनकी बुद्धि और ईमानदारी का लोहा मानते हैं, लेकिन कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है और कुछ बातें अनजाने में छुपा भी लेता है। शमसुद्दीन की इस रहस्यमयी बात ने पूरे दरबार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, साफ साफ कहो शमसुद्दीन, तुम क्या कहना चाहते हो? शमसुद्दीन ने बीरबल की ओर एक तिरछी नजर से देखते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा मानना है कि आज हम सबकी ईमानदारी की एक परीक्षा होनी चाहिए। हम सब दरबार में आते हैं, लेकिन कौन अपनी जेबों में क्या लेकर आता है ये कोई नहीं जानता। क्यों ना आज हम सब अपनी जेबें खाली करके दिखाएं, ताकि ये साबित हो
सके कि हम में से कोई भी आपसे कुछ नहीं छुपाता। ये एक अजीब और अपमानजनक प्रस्ताव था, लेकिन शमसुद्दीन ने इसे निष्ठा की परीक्षा का ऐसा जामा पहनाया कि कोई इसका विरोध नहीं कर सका। अकबर को भी इस खेल में मजा आने लगा। उन्हें लगा कि देखते हैं इसके पीछे शमसुद्दीन का क्या इरादा है। उन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है, हमें यह प्रस्ताव मंजूर है। शुरुआत तुमसे ही होगी, शमसुद्दीन। एक एक करके सभी दरबारी आगे आने लगे और अपनी जेबों में रखा रुमाल, सुपाड़ी या कुछ सिक्के निकालकर दिखाने लगे। जब शमसुद्दीन की बारी आई तो उसने बड़ी शान से अपनी जेबें खाली की और साबित कर दिया कि उसके पास कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी नजरें बीरबल को खोज रही थी, जो अपनी जगह पर शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। शमसुद्दीन को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। दरअसल दरबार शुरू होने से ठीक पहले उसने एक सेवक को रिश्वत देकर बीरबल के अंगरखे, लंबे कोट की जेब में चुपके से एक उबला हुआ अंडा रखवा दिया था। बीरबल एक कट्टर शाकाहारी ब्राह्मण थे। उस जमाने में एक ब्राह्मण की जेब से अंडे का मिलना किसी बड़े पाप या चरित्र हनन से कम नहीं था। शमसुद्दीन जानता था कि ये एक ऐसा दाग होगा जिसे बीरबल की कोई भी चतुराई धो नहीं पाएगी। अब बीरबल की बारी थी। शमसुद्दीन ने ऊंची आवाज में कहा, अब राजा बीरबल की बारी है। आइए देखें हमारे सबसे ज्ञानी और ईमानदार मंत्री हमसे क्या छुपाते हैं। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अपनी एक जेब में हाथ डाला और कुछ भी नहीं निकला। फिर उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डाला। जैसे ही उनका हाथ जेब में गया, उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव आया, जिसे उन्होंने बड़ी खूबी से छुपा लिया। उन्हें अपनी जेब में रखी गोल और चिकनी चीज का एहसास हो गया था। एक पल में ही वो शमसुद्दीन की पूरी साजिश समझ गए। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। अगर वो अंडा बाहर निकालते हैं तो उन पर मांसाहारी होने और अपनी पहचान छुपाने का आरोप लगेगा, जिससे उनकी वर्षों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर वो नहीं निकालते तो उन पर शहंशाह से कुछ छुपाने का आरोप लगेगा। दोनों ही सूरतों में शमसुद्दीन की जीत तय थी। बीरबल ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की। पूरा दरबार सन्नाटे में डूबा था। शमसुद्दीन का चेहरा गर्व से चमक रहा था। फिर बीरबल ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर अब आश्चर्य नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक थी। उन्होंने अपनी जेब से हाथ नहीं निकाला, बल्कि दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर आंखें बंद कर ली और कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वो किसी से प्रार्थना कर रहे हों। अकबर ने अधीर होकर पूछा, बीरबल, क्या हुआ? तुम्हारी जेब में क्या है? हमें दिखाओ। बीरबल ने आंखें खोली और एक नाटकीय अदा से बोले, जहांपना, आज इस दरबार में एक चमत्कार हुआ है, एक आसमानी करिश्मा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी जेब पर हाथ रखेरखे ही कहना शुरू किया, आलमपना, कल रात मैंने एक सपना देखा था। सपने में मुझे एक दिव्य संत के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे कहा, बीरबल, तुम्हारे शहंशाह की नेकी और न्याय के चर्चे तीनों लोकों में हैं। उनकी महानता से प्रसन्न होकर स्वयं ईश्वर उन्हें एक दिव्य संकेत भेजना चाहते हैं। कल भरे दरबार में ईश्वर अपनी शक्ति का एक छोटा सा प्रमाण देंगे। वो अपने सबसे निष्ठावान भक्त की जेब में सृष्टि का बीज प्रकट करेंगे। बीरबल ने एक पल रुककर दरबारियों की हैरान शक्लों को देखा और फिर अपनी कहानी जारी रखी। मैंने संत से पूछा, हे महात्मन, ये सृष्टि का बीज कैसा होगा? तो उन्होंने बताया, ये श्वेत रंग का, गोल और जीवन के आरंभ का प्रतीक होगा। ये इस बात का सबूत होगा कि शहंशाह अकबर का राज इतना पाक और शक्तिशाली है कि उनके दरबार में स्वयं प्रकृति भी चमत्कार करने पर विवश है। इतना कहकर बीरबल ने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे उस उबले हुए अंडे को बाहर निकाला।
उन्होंने उसे ऐसे पकड़ रखा था मानो वो कोई बेशकीमती हीरा हो। उन्होंने अंडे को ऊंचा उठाकर सबको दिखाते हुए घोषणा की, देखिए जहांपना, देखिए दरबार के लोगों, संत की भविष्यवाणी सच हुई। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ सृष्टि का बीज है, जो आपकी महानता के प्रमाण के रूप में मेरी जेब में प्रकट हुआ है। आज का दिन मुगल सल्तनत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बीरबल की ये बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कहा शमसुद्दीन ने बीरबल को फंसाने के लिए जाल बिछाया था, और कहा बीरबल ने उसी जाल को एक दैवीय चमत्कार का रूप दे दिया। जो लोग कुछ पल पहले बीरबल के अपमान की उम्मीद कर रहे थे, वे अब आश्चर्य से आंखें फाड़े ये चमत्कार देख रहे थे। शमसुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सारी योजना पर पानी फिर चुका था। वो हकलाते हुए बोला, ये बकवास है, ये महज एक अंडा है। बीरबल झूठ बोल रहे हैं, ये हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अकबर भी बीरबल की चतुराई समझ चुके थे और अंदर ही अंदर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी और बोले, शमसुद्दीन, तुम इस दिव्य चमत्कार पर संदेह कर रहे हो? क्या तुम ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहे हो? अब बीरबल ने पासा पलटने का अंतिम और सबसे मजेदार दाव चला। वो शमसुद्दीन की ओर मुड़े और बड़ी मासूमियत से बोले, शमसुद्दीन जी, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को मेरी बातों पर यकीन न हो, लेकिन उस दिव्य संत ने मुझे एक और बात बताई थी। क्या? शमसुद्दीन ने घबराकर पूछा। बीरबल ने कहा, संत ने कहा था कि सृष्टि का ये बीज तो सबसे निष्ठावान भक्त को मिलेगा, लेकिन इस चमत्कार को पूरा करने का अवसर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा होगा। उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का एक मौका मिलेगा। पूरा दरबार कान लगाकर सुन रहा था। बीरबल ने आगे कहा, संत के अनुसार जिस व्यक्ति के मन में सबसे ज्यादा मैल होगा, उसे इस सृष्टि के बीज से जीवन उत्पन्न करने की शक्ति दी जाएगी। उसे बस अपनी असली पहचान प्रकट करनी होगी। शमसुद्दीन ने कांपते हुए पूछा, कैसी असली पहचान? अब बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता और आंखों में शरारत भरकर कहा, संत ने बताया था कि अंडे से चूजा निकलता है, और अंडे को कौन सेता है? एक मुर्गी। इसलिए जिस दरबारी के मन में सबसे ज्यादा कपट होगा, अगर वो दरबार के बीचों बीच बैठकर मुर्गी की तरह कुकड़ू या कुट 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 की आवाज निकालेगा और इस अंडे पर बैठने का अभिनय करेगा, तो ईश्वर की कृपा से इसमें से तुरंत एक सोने का चूजा निकलेगा, जो मुगल सल्तनत की समृद्धि का प्रतीक होगा। इतना कहकर बीरबल वो अंडा लेकर सीधे शमसुद्दीन के पास गए और उसे देते हुए बोले, शमसुद्दीन खान, ये पवित्र कार्य करने का सौभाग्य आपको ही मिला है, क्योंकि इस चमत्कार का विचार सबसे पहले आपके ही मन में आया था। आप ही हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। कृपया आगे आए, मुर्गी की तरह बोले, और इस अंडे को सेकर मुगल सल्तनत का गौरव बढ़ाएं। बीरबल की ये बात सुनना था कि दरबार में जो सन्नाटा था, वो एक पल में ही ठहाकों के महासागर में बदल गया। पहले एक दरबारी हंसा, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा दरबार पेट पकड़ पकड़कर हंसने लगा। कुछ दरबारी तो हंसते हंसते अपनी पगड़ियां संभालने लगे। अकबर खुद अपने सिंहासन पर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। उनकी आंखों से पानी निकल आया था, लेकिन उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब शमसुद्दीन की हालत देखने लायक थी। वो अपमान से काठ बन गया था। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो मान ले कि ये अंडा उसी ने रखवाया था, जिसका मतलब था शाही दरबार में साजिश करने का गंभीर अपराध, या फिर वो बीरबल की बात मानकर मुर्गी बनने का अभिनय करे, जो मौत से भी बदतर था। वो हकलाते हुए बोला, मैं क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है। बीरबल ने तुरंत कहा, क्यों नहीं? देश और सल्तनत के गौरव के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। या फिर क्या आप शहंशाह की सल्तनत की समृद्धि नहीं चाहते?
क्या आप इस दैवीय कार्य से इनकार करके ईश्वर का अपमान कर रहे हैं? बीरबल ने शमसुद्दीन को ऐसे फंसाया था कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदगी और गुस्से से लाल पीला हो रहा था और पूरा दरबार उस पर हंस रहा था। हंसी का शोर इतना ज्यादा था कि दीवा नाम की दीवारें भी मानो कांप रही थी। अंत में शहंशाह अकबर ने अपनी हंसी को काबू में करते हुए कहा, बस करो बीरबल, बस करो। बेचारे शमसुद्दीन की जान ही ले लोगे क्या? हम समझ गए कि ये चमत्कार कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। उन्होंने शमसुद्दीन को कड़ी फटकार लगाई और उसे दरबार से कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया। फिर वो बीरबल की ओर मुड़े और हंसते हुए बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। तुमने जिस तरह इस अंडे की कहानी को एक दैवीय चमत्कार से लेकर मुर्गी बनने तक पहुंचाया, वो अद्भुत है। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुर्दा भी हंस पड़े। आज की महफिल यादगार रहेगी। उस दिन के बाद से जब भी दरबार में कोई ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करता तो दरबारी मजाक में कहते, क्यों भाई, सोने का चूजा निकालने का इरादा है क्या? और एक बार फिर हंसी का फव्वारा छूट पड़ता और ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में कहा जाता है, बीरबल की ऐसी बातें सुनकर हंसी नहीं रुकेगी। कहानी 6। आगरा की उस सुबह की हवा में कुछ अलग था। सूरज की किरणें तो रोज की तरह ही सुनहरी थी, लेकिन शाही महल के गलियारों में एक अनकही बर्फीली खामोशी तैर रही थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर वो रोज वाली रौनक नहीं थी। उनकी आंखें किसी गहरे समंदर की तरह शांत थी, जिसमें एक भयानक तूफान छिपा हुआ था। दरबार खचाखच भरा था, लेकिन हर दरबारी की जुबान पर ताला लगा था। सबकी निगाहें एक ही शख्स पर टिकी थी, बीरबल। वही बीरबल जो हमेशा शहंशाह के दाहिनी ओर बैठते थे, आज मुजरिमों के कटघरे में सिर झुकाए खड़े थे। मामला सल्तनत की सुरक्षा से जुड़ा था। कुछ दिन पहले सरहद पर एक जासूस पकड़ा गया था। वो दुश्मन रियासत दक्खन का था। कड़ी पूछताछ के बाद उसने जो बताया, उसने पूरी मुगल सल्तनत में भूचाल ला दिया था। उसने कबूल किया कि उसका आका कोई और नहीं बल्कि शहंशाह अकबर के सबसे करीबी सलाहकार, उनके मित्र बीरबल है। सबूत के तौर पर उस जासूस के पास से एक तत मिला था। उस तत पर बीरबल के दस्तखत और उनकी निजी मुहर थी। तत में आगरा के किले के कुछ गोपनीय नक्शे और फौज की तैनाती की जानकारी थी, जिसे दक्खन के सुल्तान को भेजा जा रहा था। ये सीधा सीधा देशद्रोह था, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। अकबर का दिल ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उनकी आंखें जो देख रही थी उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। मुहर असली थी, दस्तखत हूबहू बीरबल के थे और जासूस अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार था दरबार का एक पुराना और चालाक मंत्री, बख्तावर खान। बख्तावर खान सालों से बीरबल की शोहरत और शहंशाह से उनकी करीबी से जलता था। उसे लगता था कि बीरबल की जगह पर उसका हक है। उसने दरबार के कुछ और जलनखोर मंत्रियों के साथ मिलकर यह पूरा जाल बुना था। उन्होंने महीनों लगाकर बीरबल के दस्तखत की नकल करना सीखा था। एक माहिर कारीगर से बीरबल की मुहर की हूबहू नकल बनवाई थी और एक गरीब प्यादे को दौलत का लालच देकर झूठा जासूस बनने के लिए तैयार किया था। बख्तावर खान ने आग में घी डालते हुए कहा, आलम पनाह, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। नमक हराम को अब और मोहलत देना सल्तनत की जड़ों को कमजोर करने जैसा होगा। न्याय की मांग है कि देशद्रोही को सजाए मौत दी जाए। दरबार में बैठे उसके साथी भी चिल्लाने लगे, इंसाफ हो, इंसाफ हो। अकबर ने कांपती नजरों से बीरबल की ओर देखा। उनके दिल में एक जंग छिड़ी थी। एक तरफ उनका दोस्त था, जिस पर उन्हें खुद से ज्यादा भरोसा था, और दूसरी तरफ सल्तनत की सुरक्षा और सबूत थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बीरबल,
हम तुम्हें अपनी सफाई का एक मौका देते हैं। कहो कि ये सब झूठ है। हमें कोई एक वजह दो कि हम इन सबूतों पर यकीन न करें। बीरबल ने अपनी नजरें उठाई। उनकी आंखों में न डर था, न घबराहट, बस एक गहरी पीड़ा थी, एक दोस्त से मिले अविश्वास की पीड़ा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरी वफादारी ही मेरी पहचान है। लेकिन जब शब्द सबूतों के सामने हार जाए तो बेगुनाही भी गूंगी हो जाती है। मुझे फंसाया गया है और यह साजिश इतनी गहरी है कि इसका सच सतह पर आसानी से नहीं आएगा। बख्तावर खान हंसा। देखिए आलमपनाह, मुजरिम के पास कोई जवाब नहीं है, ये सिर्फ बहाने बना रहा है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने फैसला सुनाया, सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम बीरबल को सालों से जानते हैं, इसलिए हम सजाए मौत को कुछ दिनों के लिए टालते हैं। बीरबल को कालकोर्री में डाल दिया जाए। 3 दिन। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 3 दिन है। बीरबल, अगर तुम नाकाम रहे तो चौथे दिन सूरज उगने से पहले तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनते ही बख्तावर खान और उसके साथियों के चेहरों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वे जानते थे कि कालकोर्री से बाहर निकले बिना 3 दिन में खुद को बेगुनाह साबित करना नामुमकिन था। बीरबल का खेल खत्म हो चुका था। सिपाही बीरबल को ले जाने लगे। जाते जाते बीरबल एक पल के लिए रुके, अकबर की आंखों में देखा और बोले, जहांपनाह, बस एक आखिरी गुजारिश है। क्या मुझे कालकोठरी में मेरा हुक्का और तंबाकू मिल सकता है? ये एक अजीब सी मांग थी। मौत के साए में खड़े इंसान को हुक्के की तलब। अकबर हैरान थे, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी। बीरबल को अंधेरी, सीलन भरी कालकोठरी में धकेल दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। बख्तावर खान ने अपने साथियों की ओर देखकर आंख मारी। उनकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। उन्हें क्या पता था कि जिस हुक्के को वे बीरबल का बचपना समझ रहे थे, वही हुक्का उनकी बर्बादी की कहानी लिखने वाला था। बाजी अभी पलटने वाली थी। कालकोरी में घना अंधेरा था। हवा में सीलन और नाउमीदी की गंध थी। बीरबल एक कोने में शांत बैठे थे। उनके सामने उनका हुक्का रखा था। पहरेदार ने आकर उसे सुलगा दिया था। बीरबल ने एक गहरा कश खींचा और धुएं को अंधेरे में छोड़ दिया। उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी, जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी अपनी अगली चाल सोच रहा हो। वो जानते थे कि उन्हें फंसाने वाला कोई नौसिखिया नहीं है। ये एक सोची समझी और बहुत बारीकी से बुनी गई साजिश थी। मुहर और दस्तखत इतने असली लग रहे थे कि खुद अकबर भी धोखा खा गए। इसका मतलब था कि साजिश करने वाले ने महीनों तक तैयारी की थी। पहला दिन गुजर गया। बीरबल ने सिर्फ हुक्का पिया और सोचते रहे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने पहरेदार को बुलाया। पहरेदार बख्तावर खान का ही आदमी था, जिसे खास तौर पर बीरबल पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। बीरबल ने उससे कहा, भाई, एक काम करोगे? ये तंबाकू कुछ ठीक नहीं है। मेरे घर जाओ, मेरी बेगम से कहना कि मेरे कमरे में संदूक के नीचे जो खास शाही तंबाकू की थैली रखी है वो दे दे। पहरेदार ने सोचा, मरने वाला इंसान है, आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में क्या हर्ज है। वो बीरबल के घर गया और उनकी बेगम को सारा संदेश दिया। बीरबल की बेगम बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि बीरबल कभी भी संदूक के नीचे तंबाकू नहीं रखते। ये जरूर कोई इशारा है। उन्होंने फौरन संदूक के नीचे देखा। वहां एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, हमारे शाही बावर्ची रहीम चाचा से कहो कि आज रात शहंशाह के खाने में सोने का वरक लगी खीर पेश करें और खीर में इलायची की जगह लौंग के 7 दाने डालें। ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही अजीब संदेश था। सोने का वरक लगी खीर तो समझ आती थी, लेकिन इलायची की जगह लौंग? फिर भी बीरबल की बेगम ने बिना कोई सवाल किए ये संदेश रहीम चाचा तक पहुंचा दिया।
रहीम चाचा बीरबल के पुराने दोस्त थे और उन पर बहुत भरोसा करते थे। उस रात दस्तरखान पर जब खीर आई तो अकबर उसे देखकर हैरान हुए। रहीम, आज खीर में इलायची की जगह लौंग कैसे? रहीम ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहां अपना। आज सुबह बाजार में अच्छी इलायची नहीं मिली तो सोचा कि कुछ नया प्रयोग किया जाए। अकबर ने जैसे ही पहला चम्मच खाया उन्हें स्वाद बहुत अजीब लगा, लेकिन भूखे होने के कारण उन्होंने पूरी खीर खा ली। उधर कालकोठरी में बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उनकी योजना का पहला चरण पूरा हो गया था। दूसरे दिन बीरबल ने फिर उसी पहरेदार को बुलाया। भाई, मेरा हुक्का ठीक से जल नहीं रहा है, लगता है इसकी नली में कचरा फंस गया है। महल में जो हुक्के साफ करने वाला कारीगर कल्लू है, उसे बुलाकर इसे साफ करवा दो। पहरेदार कल्लू को बुला लाया। कल्लू भी बीरबल का वफादार था। जब वो हुक्के की नली साफ करने का नाटक कर रहा था, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, कल्लू, आज रात किसी भी तरह बख्तावर खान के कमरे से उसकी सबसे पसंदीदा शाही पगड़ी गायब कर दो और उसे महल के पीछे कूड़े के ढेर में फेंक दो। किसी को कानों कान खबर न हो। कल्लू ये सुनकर कांप गया। ये तो सीधे अपनी मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन बीरबल पर उसे यकीन था। उस रात बड़ी होशियारी से कल्लू ने बख्तावर खान की पगड़ी गायब कर दी। अगली सुबह जब बख्तावर खान को अपनी पगड़ी नहीं मिली तो उसने पूरे महल में हंगामा खड़ा कर दिया। वो पगड़ी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। तीसरा और आखिरी दिन। आज शाम तक अगर बीरबल ने कुछ साबित नहीं किया तो कल सुबह उन्हें फांसी हो जाती। दरबार में तनाव चरम पर था। अकबर का मन भारी था। उन्हें रह रहकर लग रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ अन्याय कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से उनका पेट भी खराब था। खीर खाने के बाद से ही उन्हें बेचैनी हो रही थी। लौंग और दूध का मेल उनके पेट को रास नहीं आया था। तभी दरबार में बख्तावर खान गुस्से से चिल्लाता हुआ दाखिल हुआ। जहांपनाह, गजब हो गया। इस महल में अब इज्जतदार लोगों की इज्जत भी महफूज नहीं है। किसी ने मेरे कमरे से मेरी शाही पगड़ी चुरा ली। अकबर पहले से ही परेशान थे। ये सुनकर और झल्ला गए। क्या एक मंत्री की पगड़ी महल से चोरी हो गई? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने फौरन सिपाहियों को पगड़ी खोजने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद सिपाही वो पगड़ी लेकर आए जो उन्हें महल के पीछे कूड़े के ढेर से मिली थी। बख्तावर खान अपनी पगड़ी को उस हालत में देखकर आगब बुला हो गया। देखिए जहांपनाह, ये मेरे अपमान की साजिश है। मुझे शक है कि ये काम बीरबल के किसी आदमी ने किया है ताकि मेरा ध्यान भटकाया जा सके। अकबर अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक तरफ बीरबल पर देशद्रोह का आरोप, दूसरी तरफ उनके मंत्री की पगड़ी चोरी हो रही है और तीसरी तरफ उनका खुद का पेट खराब है। महल में सब कुछ अजीब और गड़बड़ चल रहा था। उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ। हम इन रोज रोज की पहेलियों से तंग आ गए हैं। पेश करो बीरबल को। आज आखिरी फैसला होकर रहेगा। बीरबल को दरबार में लाया गया। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? बीरबल मुस्कुराए। जी जहांपनाह, सबूत नहीं, मेरे पास कुछ सवाल है, अगर आप इजाजत दे तो। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने बख्तावर खान की ओर घूमकर पूछा, मंत्री जी, आपकी पगड़ी चोरी हो गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बख्तावर खान ने गुस्से से कहा, कैसा महसूस होगा? मेरा अपमान हुआ है, मैं आगब बुला हूं। जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, एक बेजान पगड़ी जो आपकी इज्जत का प्रतीक है, उसके चोरी हो जाने पर आपको इतना गुस्सा आया, आपकी रातों की नींद उड़ गई। फिर वो अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, 2 दिन पहले आपने लौंग वाली खीर खाई थी। आपकी तबीयत कैसी है? अकबर चिढ़कर बोले, अच्छी नहीं है। उस अजीब खीर की वजह से मेरे पेट में गड़बड़ है।
मैं 2 रातों से ठीक से सो नहीं पाया हूं। बीरबल ने सिर झुकाया। गुस्ताखी माप जहांपनाह, एक कटोरी गलत खीर ने आपकी 2 रातों की नींद हराम कर दी। अब बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए पूरे दरबार की ओर देखकर कहा। दरबार में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुने। मंत्री बख्तावर खान की एक बेजान पगड़ी चोरी होने पर वो इतने बेचैन हो गए। जहांपनाह को एक कटोरी गलत खीर खाने से 2 रातें नींद नहीं आई। अब आप सब सोचिए, जिस इंसान पर देशद्रोह का इल्जाम लगा हो, जिसे 3 दिन बाद फांसी पर लटकाया जाना हो, क्या वह इंसान रात को चैन से सो सकता है? क्या उसे भूख प्यास लग सकती है? क्या उसे हुक्के की तलब हो सकती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बात सीधी दिल में उतर रही थी। बीरबल ने अपनी आवाज और बुलंद की, लेकिन मैंने कालकोरी में हर रात सुकून से नींद ली। मैंने पहरेदारों से तंबाकू मंगवाया, हुक्का साफ करवाया। क्यों? क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं था। मेरा जमीर साफ था। मैं जानता था कि मैं बेगुनाह हूं और सच की हमेशा जीत होती है। एक सच्चा इंसान मौत के सामने भी शांत रह सकता है, लेकिन एक झूठा और साजिश करने वाला इंसान अपनी पगड़ी चोरी होने पर भी आपाक हो बैठता है। बीरबल रुके और फिर उन्होंने आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेला। जहांपनाह, असली मुजरिम को पहचानना बहुत आसान है। जो इंसान इतनी बड़ी साजिश रच सकता है, वो छोटी छोटी बातों में अपनी होशियारी जरूर दिखाएगा। उस तत् को फिर से देखा जाए। तत् मंगवाया गया। बीरबल ने कहा, इस पर मेरी मुहर और दस्तखत की नकल की गई है। लेकिन नकल करने वाले ने एक गलती कर दी। वो ये साबित करना चाहता था कि तत् बहुत पुराना है, इसलिए उसने तत् को थोड़ा पीला और पुराना दिखाने की कोशिश की। लेकिन वो ये भूल गया कि जिस खास स्याही का मैं इस्तेमाल करता हूं, वो 6 महीने से पहले पीली पड़ती ही नहीं, और ये तत् तो 2 दिन पहले पकड़ा गया है। ये स्याही तो एकदम नई है। उन्होंने तत् को अकबर के सामने रख दिया। आप खुद देखिए जहांपनाह, दस्तखत की स्याही एकदम ताजी है, जबकि कागज को पुराना दिखाने की कोशिश की गई है। कोई भी देशद्रोही ऐसी बचकानी गलती नहीं करेगा। ये गलती वही कर सकता है जिसे अपनी साजिश पर इतना घमंड हो कि वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही न दे। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। बख्तावर खान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। अकबर ने जब उस तत् को गौर से देखा तो बीरबल की बात सच निकली। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस जासूस को फिर से बुलवाया, और इस बार जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बख्ता खान और उसके साथियों का सारा राज उगल दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। बीरबल की बेगुनाही सूरज की तरह चमक रही थी। बख्तावर खान और उसके साथी अकबर के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन शहंशाह ने उन्हें देशद्रोह और शहंशाह को गुमराह करने के जुर्म में कैद करने का हुक्म दिया। अकबर अपने सिंहासन से उतरे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हमें माफ कर दो बीरबल, हम अपने सबसे वफादार दोस्त को पहचानने में नाकाम रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपकी कोई गलती नहीं जहांपनाह। साजिश का अंधेरा इतना घना था कि आंखों का धोखा हो जाना लाजमी था। लेकिन सच तो हुक्के के धुएं की तरह होता है। आप उसे कितनी भी देर कैद में रखें, वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। उस दिन पूरे दरबार ने देखा कि कैसे बीरबल ने मौत के मुंह में जाकर सिर्फ एक हुक्के, एक कटोरी खीर और एक पगड़ी के सहारे अपनी बेगुनाही साबित कर दी। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरी बाजी ही पलट दी। उनकी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि तलवार की ताकत दिमाग की ताकत के आगे हमेशा छोटी होती है। कहानी 7। दरबार में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर मंत्री, दरबारी और सैनिक अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे।
दरबार में हमेशा की तरह हंसी खुशी और बुद्धिमत्ता का माहौल था, क्योंकि वहां मौजूद था बीरबल। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर, सबसे होशियार और सबसे ईमानदार मंत्री माने जाते थे। लेकिन जहां बुद्धिमान लोग होते हैं, वहां जलन करने वाले भी होते हैं। दरबार में एक मंत्री ऐसा ही था, रूप सिंह नाम का। वो अकबर का पुराना दरबारी था, लेकिन जब से बीरबल दरबार में आए, उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। लोग अब रूप सिंह के बजाय बीरबल के जवाब सुनते, हंसते और ताली बजाते थे। रूप सिंह का अहंकार उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो मन ही मन सोचता, कितना बढ़ा चढ़ा कर रखा है इस बीरबल को। बस जुबान चलाता है और सब वाह वाह करते हैं। आज इसे सबके सामने नीचा दिखाकर रहूंगा। और उस दिन उसने एक चाल चली। दरबार शुरू हुआ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, आज भी कुछ नया सुनाएंगे? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप आज कुछ पूछना चाहें तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी बीरबल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रूप सिंह बीच में बोल पड़ा, जहांपनाह, आज मेरी एक विनती है। क्यों न आज दरबार में एक मुकाबला हो, मेरे और बीरबल के बीच? अकबर ने भौहें उठाई। मुकाबला? किस बात का? रूप सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धि का मुकाबला, ताकि पता चले कि दरबार का असली ज्ञानी कौन है। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ हंसे, कुछ चौंक गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मेरी हार से किसी को सुकून मिलता है तो मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। अकबर मुस्कुरा दिए। बहुत बढ़िया, तो तय हुआ। आज होगा बीरबल और रूप सिंह का मुकाबला। अकबर ने कहा, रूप सिंह, तुम पहला सवाल पूछो। रूप सिंह ने कुछ सोचकर कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा जीव कौन है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, मनुष्य का अहंकार। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा उठे, लेकिन रूप सिंह को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। मैं जानवर की बात कर रहा था। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने वही कहा जो हर मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इस समय तो मुझे लगता है यही अहंकार इस दरबार में भी सबसे बड़ा जीव है। अब ठहाके और ज्यादा गूंजे। रूप सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने ठान लिया, अब तो इसे किसी तरह फंसाना ही है। उसने दूसरा सवाल किया, ठीक है बीरबल, ये बताओ, अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसे कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चे इंसान को पहचानना आसान है। वो वही होता है जो झूठे सवाल पूछने से डरता नहीं, लेकिन सही जवाब सुनकर शर्मिंदा भी नहीं होता। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत सुंदर जवाब। रूप सिंह अब परेशान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बीरबल जवाब सोचता कब है। हर जवाब में ऐसा तीर छुपा होता कि सुनने वाला मुस्कुरा दे और सोचने लगे। अब रूप सिंह ने चालाकी दिखाई। उसने एक पहेली पूछी, बीरबल, एक खेत में 5 गधे और 3 ऊंट है। अगर एक ऊंट भाग जाए और 2 गधे सो जाए तो खेत में क्या बचेगा? दरबार में हंसी की फुसफुसाहट हुई। सबको लगा कि बीरबल अब जरूर अटक जाएगा, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, खेत में वही बचेगा जो होश में होगा। मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जो गधे सो गए वो कुछ नहीं देख सकते, ऊंट भाग गया तो वो रहा नहीं। अब केवल सवाल पूछने वाला और सुनने वाले बचे हैं। लेकिन अगर सवाल पूछने वाला गुस्से में है तो फिर केवल सुनने वाले ही होश में रहेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। रूप सिंह का चेहरा लटक गया। उसके सारे हथकंडे उल्टे पड़ते जा रहे थे, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, अब एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब कोई नहीं दे सके। वो बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, मेरे सिर पर कितने बाल हैं?
दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर भी मुस्कुरा उठे। सब जानते थे कि ये अब बच्चों वाली बात है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मुझे इजाजत दीजिए जवाब देने की। अकबर ने सिर हिलाया, दी जाती है। बीरबल उठे, रूप सिंह के पास गए, उसके सिर को गौर से देखा और बोले, जहांपनाह, इसके सिर पर उतने ही बाल हैं जितनी इसकी समझदारी की बातें, बहुत कम। दरबार ठहाकों से फट पड़ा। रूप सिंह गुस्से से कांप गया। अकबर को अब हंसी रोकना मुश्किल हो गया। रूप सिंह, अकबर बोले, लगता है आज तुम बीरबल को नहीं, खुद को नीचा दिखा बैठे। रूप सिंह ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। लेकिन बीरबल वहीं नहीं रुके। वो अकबर की ओर झुककर बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। अकबर बोले, जरूर। बीरबल बोले, दरबार में बुद्धि की पहचान सवालों से नहीं होती, बल्कि उस विनम्रता से होती है जिसके साथ कोई जवाब स्वीकार करता है। रूप सिंह मंत्री है, उनका अनुभव हम सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर अनुभव के साथ अहंकार जुड़ जाए तो ज्ञान भी मजाक बन जाता है। पूरा दरबार मौन हो गया। रूप सिंह ने सिर झुका दिया। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ जवाब दिए हैं, बल्कि दरबार को सीख भी दी है। रूप सिंह उठकर बोला, जहांपनाह, आज मैंने समझा कि बुद्धि केवल सवालों में नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने में होती है। मैं बीरबल से क्षमा चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है, रूप सिंह जी। अकबर ने दोनों को गले लगाया। दरबार में फिर से हंसी और तालियां गूंज उठीं। उस दिन के बाद रूप सिंह ने कभी बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब भी कोई बीरबल की तारीफ करता, वो खुद आगे बढ़कर कहता, हां, वो सचमुच दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। और बीरबल, वो वैसे ही विनम्र, वैसे ही सरल बने रहे। उनकी मुस्कान में वो आत्मविश्वास था जो केवल ज्ञान और सच्चाई से आता है। कहते हैं, उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में एक नया नियम बना दिया, जो भी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, पहले खुद अपने अहंकार को पहचान ले। और ये नियम सालों तक दरबार में याद किया गया।